हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस सेशन में सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेशन को इन तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस से। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रूस देश से क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में रूस देश से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य और दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था अर्थात न्यायिक आदर्श। ये दोनों ही भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही रूस से लिए गए हैं भारतीय संविधान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है फ्रांस देश से। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि फ्रांस देश से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। किसके लिए लिया गया है? तो भारतीय संविधान के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है फ्रांस और अमेरिका, इन दोनों देशों से ली गई है भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही देशों से लिखित संविधान की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान फ्रांस से लिया गया है? तो इनमें से कौन सा सब जो प्रावधान है जो कि फ्रांस से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है गणतंत्र, सही है। ऑप्शन बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन सी है लिखित संविधान की अवधारणा। ये तीनों ही प्रावधान फ्रांस से लिए गए हैं और किसके लिए? तो भारतीय संविधान के लिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की सूचियों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियों का वर्णन है? इसका ऑप्शन ए है 3 प्रकार की सूचियां हैं। ऑप्शन बी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं सूचियों के संबंध में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन सही हैं सूचियों के विषय में, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं और वो सूचियां कौन कौन सी हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन, इनका उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में इसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि सूचियों का वर्णन अनुसूची 7 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से किस अनुसूची में राजभाषा या भाषा का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषा या भाषा का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में राजभाषा या भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाएं रखी गई थी? तो मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंतर्गत कुल 14 भाषाएं रखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, ये मूल संविधान के अंतर्गत हैं ये भाषाएं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि वर्तमान समय में 22 भाषाएं और मूल संविधान में 14 भाषाएं। तो इसे याद रखिए, इन दोनों ही फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसूची 8 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में, सही। ऑप्शन बी, मूल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 थी और वर्तमान में 22 हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन अनुसूची 8 के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो इनमें से सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान द्वारा मान्यता दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन 1967 यानी 1967। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि सिंधी भाषा के संबंध में संविधान संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में किन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इन तीनों ही भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी। और ये 3 भाषाएं कौन हैं? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किन भारतीय भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो वो भाषा हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये चारों भाषाएं हैं जिनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। तो राइट आंसर होगा इसका फाइनल ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला संविधान संशोधन 1951। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 37 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुष व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D के तहत। अनुच्छेद 39D के तहत पुरुष व महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में
किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। और यह 39A किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन एवं सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एवं सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रावधान किया गया है? तो निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवध निषेध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो गोवध निषेध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख प्रतिमाह वेतन दिया गया जाता है। और ऑप्शन बी, इन पर आयकर भी नहीं लगाया जाता। ऑप्शन सी, इनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी कथन सही हैं राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन करना किस प्रकार की शक्ति है? तो ये शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए कि यह एक कार्यपालिका शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है? तो इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए कि ये अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा। और ये किसका कथन है? तो ये है डॉक्टर भार्गव दास जी का, जिनके अनुसार जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं का मत किससे प्रतिबिंबित होता है? तो ये जो प्रतिबिंबित होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना से। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है लोकतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधेयक को स्वीकृति देना। विधेयक की स्वीकृति देते समय राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से विधेयक को सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है? तो पहला ऑप्शन है धन विधेयक, सही है। दूसरा ऑप्शन है नए राज्यों के नाम व नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है संचित निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन है आकस्मिक निधि का गठन, जो कि अनुच्छेद 267 में दिया गया है। ऑप्शन बी है वित्त विधेयक अनुच्छेद, जो कि 117 में दिया गया है। और ऑप्शन सी है बजट अनुच्छेद, जो कि 112 में दिया गया है। तो ये तीनों ही राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है? तो इनमें से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि अनुच्छेद 124 में दिया गया है, सही है। ऑप्शन बी है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कि 217 में दिया गया है। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, जो कि अनुच्छेद 143 में दिया गया है। और ऑप्शन डी क्षमादान, जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्रपति की क्षमता प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित है? तो किसी राष्ट्रपति की क्षमता प्रदान करने की शक्ति में जो सम्मिलित है वो है, पहला है क्षमा, जो कि पूर्णता माफ
बी है लघुकरण, सजा की प्रकृति बदल दी जाती है लेकिन सजा कम नहीं होती। ऑप्शन सी है परिहार, जिसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है। ऑप्शन डी है विराम, जो कि शारीरिक कारण से सजा पर रोक लगा दी जाती है। और ऑप्शन ई है प्रविलंबन, जो कि क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए सजा पर रोक। ये जो पांचों ही हैं जो कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत है ये। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एफ, उपरोक्त सभी कथन सही है राष्ट्रपति के क्षमा प्रदान करने के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 143 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है। ये तीनों ही जो है कथन जो है वो 143 अनुच्छेद के संबंध में सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है 143 के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। तो इनमें से राष्ट्रपति की कौन सी सैन्य शक्ति है। पहला है तीनों सेनाओं का प्रमुख, दूसरा ऑप्शन है सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति और तीसरा है युद्ध एवं शांति की घोषणा। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के संबंध में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपात के दौरान किसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है वो है राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती वित्तीय आपातकाल के दौरान भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र मामला जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो वो एकमात्र मामला कौन सा था जिसमें राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था और यह एकमात्र मामला ऐसा था जिसमें राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय उसके अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के कूटनीति शक्ति है। तो इनमें से कौन सी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति है। तो पहला है राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या संधि राष्ट्रपति के नाम से होना। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं राष्ट्रपति के कूटनीति शक्ति के संबंध में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही कथन राष्ट्रपति के कूटनीति शक्ति के संबंध में सही हैं। तो ये रहे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।